हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, पिछले 7 वीडियोस में या जितने भी हमारे वीडियोस हुए उसमें हमने 7 एग्जाम्पल लिए हैं और उन 7 एग्जाम्पल्स के अंतर्गत जो भी आपके डाउट्स थे उसके लिए मैंने आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन लिया था, जिसमें आपके जो भी वहाँ डाउट्स थे या क्वेश्चंस थे उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी। अब उसके बाद मतलब एक पोर्शन हमारा रेशियो एनालिसिस जो यूनिट चल रहा है या चैप्टर चल रहा है उसके अंतर्गत हमने एक जो पोर्शन था वो कंप्लीट किया है, जिसमें हम इजीली मीन्स जो हमको कैलकुलेशन करने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत सरल थी, जिसका बैलेंस शीट का उपयोग करके या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उपयोग करके हम वहाँ पे रेशियोज का कैलकुलेशन कर सकते थे और वहाँ पे हम फॉर्मूलाज पे आधारित एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। बट जो अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव है या सेकंड पोर्शन है रेशियो एनालिसिस इस चैप्टर का, इसमें हमें देखना है कि रिवर्स रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मीन्स आज तक का जो आपने एग्जाम्पल देखे वो इजीली दी हुई जानकारी का आधार लेके, या हम जिसको कह सकते हैं कि रोट लर्निंग जिसको बोलेंगे कि जैसे बस फॉर्मूलाज याद कर लो, उसी फॉर्मूला का वहाँ पे प्रयोग करो और आंसर निकालो। बट अभी जो हमें नेक्स्ट पड़ाव में जाना है वो ऐसा नहीं है, या जो सरल पड़ाव हो चुका है उससे एक आगे की पायरी या प्रक्रिया हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन रहेगा वो है रिवर्स रेशियो का। अब रिवर्स रेशियो को समझाते हुए हम डायरेक्ट एग्जांपल से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्रक्रिया सेम ही रहने वाली है, फॉर्मूलाज ही हमें यूज करने हैं। बट यहाँ पे हमें जानकारी क्लियर या जैसे कि बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट आपको दिया हुआ नहीं रहेगा जिसके आधार पे हम कैलकुलेशन किया करते थे। तो कैसा एग्जाम्पल होगा, तो इसके लिए आज के वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसमें मैंने एग्जाम्पल की आपको लिंक दे रखी है। उस लिंक पे से आपको सबसे पहले एग्जाम्पल लिखना है और उस एग्जाम्पल को लिखने के बाद इस वीडियो को उससे कोरिलेट करने की कोशिश करनी है। तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपने अपने कॉपी में एग्जाम्पल लिख लिया है। तो एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल्स है या पिछले एग्जाम्पल्स की तुलना में हमें अलग दिखाई पड़ती है कि यहाँ जो एग्जाम्पल में हमें बैलेंस शीट दी हुई है वो पूरी तरीके से खाली है, एम्प्टी है। मतलब वहां पे हमें क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अब बैलेंस शीट से पहले हम एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। From the following information of Lucky Engineering Company Limited, compute the pro forma of balance sheet if its sales are rupees 16 lakh। मीन्स हमें सेल्स की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 16 लाख रुपीज। उसके बाद सेल्स टू नेट वर्थ 2.3 times, current liabilities to net worth 42%, total liabilities to net worth 75%, current ratio 2.9 times, सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंटरी 4.5 टाइम्स और एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 64 डेज। और ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको एक एम्प्टी बैलेंस शीट वहां पे दी हुई है जिसमें कोई भी वैल्यू या जिसको हम अमाउंट बोलेंगे गिवन नहीं है, सिर्फ वहां पे आइटम्स दिए हुए हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या होगा। तो इस एग्जाम्पल को जब हमने ओवरलुक किया तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है कि सबसे पहला आइटम अगर हम ले सेल्स टू नेट वर्थ या उसके बाद करंट रेशो, तो ये जो यहाँ पे हमें आइटम्स गिवन है इससे पहले के जो एग्जांपल्स हुआ करते थे उन एग्जांपल्स में हम इन्हीं चीजों का कैलकुलेशन करते थे। मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करके हम वहां पर कंपोजिट रेशो निकालते थे। केवल बैलेंस शीट के आइटम्स को लेकर जैसे कि करंट रेशो हो गया, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो हो गया, इनका आधार लेते थे वहां पे हम कैलकुलेशन करने के लिए। बट जहां हम पिछले एग्जांपल्स में जिनका कैलकुलेशन करते थे वो कैलकुलेशन करने वाले ही आइटम्स अब हमें यहाँ एग्जाम्पल में गिवन आइटम्स में दिए हुए हैं और इससे हमें यहाँ पे प्रो फॉर्मा बनाना है बैलेंस शीट का। मतलब टोटल उल्टी प्रक्रिया जिसको रिवर्स कैलकुलेशन या रिवर्स रेशो इसीलिए ही कहा जाता है, क्योंकि पहले हम बैलेंस शीट से रेशोज का कैलकुलेशन करते थे, अब रेशोज पर से बैलेंस शीट के आइटम्स को कैलकुलेट करना है। तो ये प्रक्रिया कैसे की जाती है इसका आज हमारा पहला एग्जाम्पल है रिवर्स रेशो के
तहत। अब हमने एग्जाम्पल को समझ लिया, उसको समझने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करते। अब यहाँ पर और एक हिंट और दी हुई है कि कैलकुलेशन आर टू बी मेड टू द नियरेस्ट रुपीज, मतलब यहाँ पे हर आंसर आपको पॉइंट में आएगा तो उसमें हम उसका नियरेस्ट रुपीज में, जैसे 2,75,175.75 आया तो उसको हम 76 में अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं, और वो हमें यहाँ करना है, ऐसा एग्जाम्पल हमें करने के लिए कह रहा है। अब एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे थोड़ी प्रक्रिया समझते हैं कि करना क्या है। प्रोफॉर्मा बनाना है बैलेंस शीट का, और उसके आइटम्स हमें गिवन है जो जो वहां हमें फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि लायबिलिटी साइड में अगर देखें तो नेट वर्थ दिया हुआ है, मतलब नेट वर्थ की वैल्यू हमें खोजनी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, तीन ही आइटम में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद है फिक्स असेट, असेट साइड की अगर बात करें तो सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक और कैश, मतलब फिक्स असेट ये हेड अलग है, और उसके बाद करंट असेट में तीन अलग अलग आइटम्स का कैलकुलेशन हमें करना है, या उन तीन आइटम्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब इन वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो जो यहाँ हमें जानकारी गिवन है, जैसे कि सबसे पहला आइटम सेल्स टू नेट वर्थ, इससे हमें यहाँ पे कैलकुलेशन की शुरुआत करनी है। अब शुरुआत कैसे होगी, तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सेल्स टू नेट वर्थ, और इसका जो दिया हुआ आंसर है वो है 2.3 टाइम्स। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमने पिछले इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट उसमें जो भी फॉर्मूला की अमाउंट थी वो डाली और आंसर निकाला, बट अब यहाँ हमें आंसर पता है। ये अगर फॉर्मूला है सेल्स टू नेट वर्थ, और यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो 2 है उसके बाद जो आएगा वो जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो आगे वाली प्रक्रिया है वो जाएगी न्यूमरेटर में, ठीक है, सेल्स टू नेट वर्थ। तो अब ये फॉर्मूला है सेल्स टू नेट वर्थ, इससे हमें एक कोई भी वैल्यू या तो सेल्स कैलकुलेट करना पड़ सकता है या नेट वर्थ कैलकुलेट करना पड़ सकता है। इसका आंसर इस फॉर्मूला का गिवन है 2.3 टाइम्स। तो सेल्स कैलकुलेट इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है, तो फिर यहाँ हमें क्या मिलेगा, नेट वर्थ की अमाउंट इस फॉर्मूला का आधार लेके या कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स टू नेट वर्थ इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। अगर सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ करते हैं तो हमें सेल्स टू नेट वर्थ मींस नेट वर्थ का सेल्स के साथ क्या प्रपोर्शन है ये पता चलता है। तो प्रपोर्शन कितना है ये हमें पता चल गया ऑलरेडी, 2.3 टाइम्स। तो अब जिसका आंसर गिवन है वो लिख लेंगे 2.3। इन दोनों में से हमें एक वैल्यू ऑलरेडी पता है जो है सेल्स 16 लाख, और जो अननोन थिंग है जो हमें नहीं पता वो है नेट वर्थ। अब आपको समझ आया कि कैसे हमें ऑलरेडी गिवन जो भी आइटम्स दिए हुए हैं या गिवन थिंग्स है उससे अननोन थिंग जो है वो पता करनी है। तो अब नेट वर्थ हमारी जो पूरी खाली बैलेंस शीट दी हुई है उसके लायबिलिटी साइड का पहला आइटम है नेट वर्थ का कैलकुलेशन। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है बैलेंस शीट का जो प्रो फॉर्मा हमें तैयार करना है उस आंसर के लिए ही हम यहाँ पर वर्किंग नोट या जिसको कैलकुलेशन रेशोज का करना बोल सकते हैं वो करके हम उसी के लिए ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 2.3 सेल्स टू नेटवर्थ इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने वहां लिख ली। अब यहाँ पर जो हम 10th स्टैंडर्ड तक का जो क्रिया करते थे जिसमें अलजेब्रा में क्रिया करते थे वो वाली ही यहाँ पे क्रिया करनी है, जिसको हम हिंदी या मराठी में कहेंगे पक्षांतर या वैल्यू ट्रांसफर करना। जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम इस बाजू ला लेंगे और जो ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है उन ऐसे आइटम्स को या चल पदों को हम एक साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमें करना है नेट वर्थ का, इसीलिए हम इस बाजू लिखेंगे नेट वर्थ 16 लाख जैसे के वैसे, और यहाँ से 2.3 इधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 2.3, तो नेट वर्थ की हमें वैल्यू मिली 6,95,652 रुपीज। अब यहाँ पर भी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें पॉइंट में आपका आंसर आएगा, लेकिन हमें
पे खोज लिया नेट वर्थ। अब नेट वर्थ का कैलकुलेशन करने के बाद और यहाँ पे कैलकुलेशन करने की एक सरल ट्रिक ये है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है बस उसको लिखते चलना है और लिखने के बाद वहां आपको समझ आएगा कि दो चीजें दी हुई है, तीसरे का कैलकुलेशन हमें इस फॉर्मूला का आधार लेके या गिवन चीज का आधार लेके मिल सकता है, जो कि मैंने आपको पहला उसका एक यहाँ पे नमूना दिखाया, हम नेट सेल्स का कैलकुलेशन कैसे किए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमें दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ, ये भी आपको एग्जांपल में दिया हुआ है और उससे अब हमें वैल्यू खोजनी है किसी भी एक आइटम की। तो सेकंड चीज यहाँ पे हुई करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ। अब यहां से हमने पहला कैलकुलेशन जो किया, उस पहले कैलकुलेशन को करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो नेट वर्थ की थी। मींस यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद या ये जो गिवन आइटम्स हमें है इनमें से हमें कौन सा आइटम यहाँ पे फाइंड आउट करना है और किसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये अगर हम इसका बार बार प्रैक्टिस करें ऐसे एग्जांपल्स की तो आप बहुत इजीली इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि नेट वर्थ हमने अभी अभी कैलकुलेट किया तो इसलिए नेट वर्थ की वैल्यू हमारे पास है और करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ की यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो 42% है। मतलब करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ 42%, तो ये पूरे रेशो का आंसर है। तो आंसर हम इस बाजू लिखेंगे 42% इक्वल टू करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। अब फिर से आप यहाँ पे ये डबल से लाइन लिख सकते हैं, करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ इक्वल टू करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। फिर से वही वाला होगा जो हमने यहाँ पे मैंने पहले वाले इसमें आपको एग्जांपल में या पहला वाला रेशो कैलकुलेट करते हुए जो ट्रिक बताई थी उसी का आधार लेके भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो 2 के बाद है वो जाएगा डिनोमिनेटर में और जो 2 के पहले है वो जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, वही मैंने लिखा, करंट लायबिलिटीज न्यूमरेटर में लिखी है और नेट वर्थ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। इसके बाद अब यहाँ पे इस रेशो का आंसर हमें गिवन है 42%। मींस करंट लायबिलिटी का नेट वर्थ से अगर हम यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में अगर कैलकुलेशन करें तो वो 42% आता है। तो 42% आने के लिए करंट लायबिलिटीज कितनी है, मतलब करंट लायबिलिटीज की अमाउंट कितनी है और नेट वर्थ की अमाउंट कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए। उसका फाइनल आंसर हमें पता है 42%, बट 42% किस अमाउंट का कितना है ये जानने के लिए अब यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पहले वाले कैलकुलेशन से आपको ये पता चल गया कि हमें कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटीज, क्योंकि सबसे पहला कैलकुलेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिली नेट वर्थ की और नेट वर्थ की अब अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ लिखेंगे 42%, फिर करंट लायबिलिटीज जो कैलकुलेट करना है और नेट वर्थ की हमारी अमाउंट आई थी 6,95,652 रुपीज। अब इसके बाद करंट लायबिलिटीज खोजना है करके हम इस साइड पे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज और 6,95,652 रुपीज का 42%। मीन्स अगर ये परसेंटेज हम हटा दें तो इसको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, या इसको और में हम लिख सकते हैं 6,95,652 मल्टीप्लाइड बाय 42%। दोनों प्रक्रियाओं में आंसर सेम ही आएगा। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा करंट लायबिलिटीज हमें मिली 2,92,174 रुपीज। सेकेंड जो हमारे यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कैलकुलेशन करना है या सेकेंड जो वहां पे हमें आइटम खोजना था वो हमें हासिल हुआ करंट लायबिलिटीज, जिसकी हमें यहाँ पे अमाउंट में वैल्यू मिली 2,92,174 रुपीज। उसके बाद थर्ड जो वहां पे आपको कैलकुलेशन करने के लिए हिंट दी हुई है वो है टोटल लायबिलिटीज टू नेट वर्थ।
लायबिलिटीज टू नेट वर्थ, और इसका आंसर दिया हुआ है 75%। 75% हमारे पास है टोटल लायबिलिटीज टू नेट वर्थ, मीन्स नेट वर्थ के 75% या 75% टोटल लायबिलिटीज है। बट नेट वर्थ हमें पता है और उनका प्रपोर्शन या परसेंटेज फॉर्म हमें पता है कि 75% है, बट करंट जो टोटल लायबिलिटी दी हुई है इसकी अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो यहाँ हमारा खोजने का या फाइंड आउट करने का सबसे मेन आइटम कौन सा होगा? टोटल लायबिलिटीज। तो फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, टोटल लायबिलिटीज टू नेटवर्थ इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। फिर से वही प्रक्रिया, 2 के इस बाजू और 2 के इस बाजू वाली बार बार मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए क्योंकि वो आपको फॉर्मूला जब यहाँ पे और यहाँ जो फॉर्मूला बनाना है वो आपको याद करके नहीं रखना है। जो हमें आइटम या जो कैलकुलेशन उन्होंने करके ऑलरेडी रखा है बस उसी का आधार लेके फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो इसीलिए ये ट्रिक यूज करनी है कि 2 के अगर इस बाजू है तो उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में और अगर इस बाजू है तो उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज टू नेट वर्थ का कैलकुलेशन करते हैं। टोटल लायबिलिटीज टू नेट वर्थ इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। इसका आंसर हमारे पास है 75%। नेटवर्थ की क्या अमाउंट है ये भी हम जानते हैं, मीन्स यहाँ जो कैलकुलेशन होगा वो होगा टोटल लायबिलिटीज का, तो इसीलिए हम न्यूमरेटर में लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नेटवर्थ की जो वैल्यू है वो हमारे पास ऑलरेडी है 6,95,652 रुपीज। फिर से इसके पहले कैलकुलेशन में जैसे किया था वैसा ही सेम यहाँ करना है 75%। अब यहाँ पे जो ट्रांसफर करना है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इधर उधर लिख के भी आप कर सकते हो, जैसे 75% ऑफ 6,95,652 इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, ऐसा भी लिख सकते हैं। या इसको हम फिर से रिवर्स करके टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू 6,95,652 रुपीज का 75% निकालने के लिए भी ऐसा लिखा जा सकता है। आप दोनों में से किसी भी प्रकार का यूज कर सकते हो। उसके बाद जो आंसर हमें यहाँ मिलेगा टोटल लायबिलिटीज का या जो भी यहाँ पे अमाउंट मिलेगी वो होगी टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू 5,21,739 रुपीज। अब यहाँ हमें जो आंसर मिला वो है टोटल लायबिलिटीज, और हमारी जो एम्प्टी बैलेंस शीट है उसमें हमें दो प्रकार की लायबिलिटीज को खोजना है या ढूंढना है। सबसे पहली है लॉन्ग टर्म और दूसरी है शॉर्ट टर्म जिसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। तो इससे पहले जो हमने कैलकुलेशंस किए उसमें हमने करंट लायबिलिटीज खोज ली या हमने ढूंढ ली, और उसके बाद अब हमें मिली है टोटल लायबिलिटीज। तो अगर हम टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर लेंगे तो हमें वहां पे इजीली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की अमाउंट मिल जाएंगी, जो कि हमें हमारा प्रो फॉर्मा जो बनाना है या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को जो फुलफिल करना है उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की भी अमाउंट चाहिए और शॉर्ट टर्म या जिसको करंट लायबिलिटीज कहते हैं इसकी भी अमाउंट चाहिए। तो वहां जो हमें सेटिस्फाइड करना है दो आइटम्स, उन दोनों का कैलकुलेशन करने के लिए या उन दोनों को वहां लिखने के लिए उनकी अमाउंट सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ जो टोटल लायबिलिटीज का कैलकुलेशन किया इससे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इसमें से करंट लायबिलिटी अगर माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमें इजीली मिल जाएगी। जब वो प्रक्रिया हम बैलेंस शीट यहाँ पे तैयार करेंगे या प्रिपेयर करेंगे तब करेंगे। तो तब तक ये हमारा टोटल लायबिलिटीज का कैलकुलेशन हमने यहाँ किया, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद जो आपको वहां पे नेक्स्ट हिंट एग्जांपल में दी है वो है करंट असेट या करंट रेशो, जिससे हमें करंट असेट और करंट लायबिलिटीज का प्रपोर्शन पता चलता है कि हमारे फर्म में करंट ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए कितने
प्रपोर्शन में या प्रतिशत प्रमाण में करंट असेट अवेलेबल है, जो कि हम यहाँ पे उसको प्रपोर्शन में दर्शाते हैं, 2:1 ऐसे फॉर्म में दिखाते हैं, इसलिए हम उसको प्रपोर्शन ही कहते हैं, बट उसको परसेंटेज फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है। उसके बाद करंट असेट रेशो, करंट रेशो, उसके बाद का जो रेशो है वो है करंट रेशो। और करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी आप भली भांति जानते हो, क्योंकि हमने इससे पहले लगभग हर एग्जांपल में करंट रेशो कैलकुलेट किया है, जिसका फॉर्मूला आपको मुखोद्गत होगा, और जो है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशो की यहाँ पे हमें 2.9 टाइम्स ऑलरेडी आंसर बताया हुआ है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज को हमने फाइंड आउट कर लिया है, ऑलरेडी हमारे पास है। और अगर इन एग्जांपल्स को आप देखें तो जहां हम चरण दर चरण आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो जो एक प्रक्रिया या पहली स्टेप से अगर हम लेकर चले तो जहां तक का हम कैलकुलेट करते आए हैं, हर स्टेप एक दूसरे पर आधारित है। मतलब जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर पहले इसमें हमने नेटवर्थ कैलकुलेट नहीं किया होता तो हम टोटल लायबिलिटीज टू नेटवर्थ नहीं कैलकुलेट कर पाते। मतलब एक कैलकुलेशन दूसरे कैलकुलेशन पर आधारित है। तो करंट लायबिलिटीज का कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने कर रखा है और वहां से करंट लायबिलिटीज की अमाउंट भी खोज लिए। तो इजी अब हमारा काम ऐसे हो गया है कि जो यहाँ पे फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करने के लिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की अमाउंट चाहिए, उसमें से करंट लायबिलिटीज की अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि है 2,92,174 और न्यूमरेटर में करंट असेट जैसे के वैसे। मतलब इस कैलकुलेशन को या यहाँ पे जो करंट रेशो का आंसर दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज हमने खोजी है, इससे हम इजीली करंट असेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट असेट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, करंट असेट इक्वल टू 2.9 मल्टीप्लाइड बाय 2,92,174। और ये जो प्रक्रिया है, अब आप एमकॉम लेवल पे आ चुके हैं तो आपको ये खुद से समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2,92,174 रुपीज डिवाइडेड के फॉर्म में था या भागाकार के रूप में यहाँ पे था। तो अगर हम उसका पक्षांतर करेंगे तो वो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर करंट असेट इक्वल टू 2.9 मल्टीप्लाइड बाय 2,92,174 रुपीज लिखा। तो इसका आंसर हमें मिला और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट की करंट असेट की, क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट बनाना है उसमें हमें फिक्स एसेट एक हेड दिया हुआ है और करंट एसेट में 3 अलग अलग अमाउंट दिए हुए हैं या 3 अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं जिसका कैलकुलेशन करना है। तो जैसे टोटल लायबिलिटीज मिल गई और करंट लायबिलिटीज मिल गई, तो अगर टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर लेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मिल सकती है। वैसे ही अगर हमें जो करंट असेट के 3 अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं उसमें से अगर हम 2 आइटम्स खोज लेते हैं और साथ ही साथ करंट असेट की अमाउंट खोज लेते हैं तो तीसरा आइटम हमें इजीली मिल सकता है। इसीलिए करंट असेट वहां पे हेड नहीं है, 3 अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं, तो ये जो कैलकुलेशन होगा ये निरर्थक होगा, ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है। हर एग्जांपल में दी हुई चीज कहीं ना कहीं काम आने वाली होती है। तो यहाँ पे करंट असेट का जो आंसर आएगा वो होगा 8,47,305 रुपीज, जो कि नियरेस्ट रुपीज में है। इसका आंसर भी आपको पॉइंट में मिलेगा। इसके बाद कैलकुलेशन करना है सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, और ये हर कैलकुलेशन हम यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट में दिए हुए जो एम्प्टी आइटम्स है या जो अमाउंट नहीं है उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स की अमाउंट ऑलरेडी पता है 16 लाख है, 16 लाख दिया हुआ है, और सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक 4.5 टाइम्स दिया हुआ है। मतलब यहाँ हमें जो अननोन चीज है वो है क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंटरी, जो कि हमें हमारी बैलेंस शीट को जब हम पूरा लिखेंगे तो वहां पे इन्वेंटरी या स्टॉक आपको करंट एसेट के हेड में वहां दिया हुआ है। तो यहाँ हमें बैलेंस शीट की असेट साइड को फुलफिल करने के लिए ही कैलकुलेशन करना है सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक का।
सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4.5। अब सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक फिर से अपनी ट्रिक यूज करेंगे। सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू जो 2 के इस बाजू है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे आएगा क्लोजिंग स्टॉक और ऊपर जाएगा सेल्स, न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स टू क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हमें गिवन है 4.5 टाइम्स। उसके बाद सेल्स की भी वैल्यू हमें पता है 16 लाख डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक अननोन है, हमें इसकी अमाउंट पता नहीं है, जो अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को इस साइड ले आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 16 लाख जैसे कि वैसा ही वहां रहेगा और ये 4.5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की हमें यहाँ अमाउंट मिली 3,55,556 रुपीज। ये भी कैलकुलेशन नियरेस्ट रुपीज में है। उसके बाद का जो लास्ट वहां हमें हिंट गिवन है, जो वहां कैलकुलेशन करके आंसर सहित आपको बताया हुआ है, उन आंसर में या जो हम उनको हिंट मान के चलते हैं कि वो एक हिंट है ना, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो बताया है उससे, जो नॉन थिंग है उससे अननोन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हिंट हुई। तो जो वहां अंतिम हिंट आपको दी हुई है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। और अब हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड से कौन सी अमाउंट मिलेगी या किस आइटम को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो कि गिवन है एग्जाम्पल में 64 डेज, और यहाँ पे डेज में बताया हुआ है, मतलब टोटल अगर हम एक साल का पकड़े, अगर ये मंथ में बताया होता तो वहां हम टोटल मंथ्स लेते 12 मंथ्स, और ये डेज में बताया हुआ है 64 डेज में, तो टोटल डेज एक साल में हम कितने कंसीडर करेंगे 365। ठीक है, तो इसीलिए एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें 64 डेज दिया हुआ है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं, जो है सन्ड्री और ट्रेड डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स या क्रेडिट सेल्स वहां पे मल्टीप्लाइड बाय 365। अब यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं किया हुआ है कि क्रेडिट है या कैश सेल्स है, मतलब टोटल सेल्स हमें जो दिया हुआ है उसी को हम क्रेडिट सेल्स कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 64 डेज। सन्ड्री और ट्रेड डेटर्स कितने हैं हमें पता नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स। मतलब अब हमें मालूम चल गया कि जो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद निकल के आने वाली अमाउंट रहेगी वो किसकी रहेगी, डेटर्स की, मतलब कैलकुलेशन एरिया है हमारा डेटर्स का। ठीक है, उसके बाद सेल्स की अमाउंट हमें पता है 16 लाख मल्टीप्लाइड बाय 365। अब यहाँ पर जो ट्रांसफर करना है वो थोड़ा सा जटिल है, तो इसीलिए सबसे पहले 64 जैसा अगर ज्यादा आपको दिक्कत होती है तो सरलता से उसको कर सकते हैं, डेटर्स ही इस साइड आनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले 64 लिख लेंगे, उसके बाद ये 365 इधर मल्टीप्लाइड में, तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये यहाँ पे डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सीधा सीधा 16 लाख इक्वल टू डेटर्स। अब यहाँ पे आपको डेटर्स की अमाउंट कैलकुलेशन करने के बाद मिल जाएगी 2,80,548 रुपीज। अब जितनी हमें हिंट गिवन थी या वहां पे जो जानकारी बताई हुई थी, उन सब जानकारी का आधार लेके हमने सबसे पहले नेटवर्थ कैलकुलेट किया, उसके बाद करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट की, उसके बाद टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट की, उसके बाद करंट असेट निकाला, क्लोजिंग स्टॉक निकाला, और अभी हमने डेटर्स का कैलकुलेशन किया। बट गिवन हिंट का आधार लेने के बाद भी हमारी जो फाइनल आंसर या हमारी जो फाइनल प्रक्रिया है बैलेंस शीट के प्रिपरेशन की, वो प्रक्रिया सेटिस्फाइड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? तो वहां पे हम देख सकते हैं जो लायबिलिटी साइड है उसमें क्या दिया हुआ है, नेटवर्थ, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो टोटल लायबिलिटीज में से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी हमें मिल जाएगी, और करंट लायबिलिटीज भी हमने खोज लिए। मतलब जो लायबिलिटी साइड है वो हमारी पूरी तरीके से हम सेटिस्फाइड कर सकते। अब देखते हैं असेट साइड में क्या क्या दिया
करने के लिए असमर्थ है। उसके बाद जो दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक या जिसको इन्वेंटरी बोलेंगे, और कैश, तो क्या ये तीनों की अमाउंट हमारे पास है? तो नहीं, इसमें से हमने केवल स्टॉक को यहाँ पे फाइंड आउट किया और डेटर्स को किया। कैश हमें कितनी है पता नहीं चला। तो जो पता नहीं चला है, क्या हमारे पास अवेलेबल चीज से, जैसे हमने लायबिलिटी में किया, हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को कैलकुलेट करना था शॉर्ट टर्म के आधार पे और टोटल के आधार पे, तो क्या वैसा हम यहाँ पे एसेट साइड में कर सकते हैं? तो हाँ, एक कैलकुलेशन हम वैसा कर सकते हैं और वो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ कैश, क्योंकि हमारे पास टोटल करंट असेट है और टोटल करंट असेट में से अगर हम स्टॉक या जिसको इन्वेंटरी कहते हैं और डेटर्स, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो कैश की होगी। तो अब गिवन हिंट के बाद हिडन एडजस्टमेंट या जिसको हम गुप्त समायोजना कहते हैं, कि जो बताई हुई नहीं है बट हमें हमारी समझ सूचकता के आधार पे जिसका प्रयोग करना है और फाइंड आउट करना है, उसका यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ जो गिवन चीजें थी वो खत्म हो गई। इसके बाद हम कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे, जो हम बहुत देर से कह रहे हैं, वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का कैलकुलेशन। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हमारे पास अवेलेबल आइटम्स पे से हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कैसे मिलेगी? तो टोटल लायबिलिटीज में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की अमाउंट मिल जाएगी, जो कि टोटल लायबिलिटी की अमाउंट हमारी आई थी 5,21,739 माइनस करंट लायबिलिटीज की अमाउंट थी 2,92,174। अगर इसको माइनस करेंगे तो 2,29,565 ये हमें मिला लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की अमाउंट। अब हमारी बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है वो पूरी तरीके से हमने फुलफिल कर ली। जो जो आइटम्स गिवन थे उन सब की वैल्यू हम वहां लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड कैलकुलेशन हम जो कर सकते हैं, हमारे ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए आइटम से, वो है कैश का कैलकुलेशन। तो वो भी कर लेते हैं। कैश कैसे मिलेगी? करंट असेट में से अगर हम जो तीन आइटम वहां पे करंट असेट में गिवन है, कौन कौन से? स्टॉक, डेटर्स और कैश। तो तीन में से जो हेड है, मतलब जो मुख्य वहां पे हेड बन रहा है करंट असेट का, उसकी वैल्यू हमें पता है करंट असेट की, और स्टॉक और डेटर्स की पता है। तो इससे इजीली हम कैश का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैश इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक प्लस डेटर्स। अगर ये कर लेंगे तो हमें कैश की अमाउंट मिल जाएगी। करंट असेट हमें मिली थी 8,47,305 रुपीज की, और स्टॉक हमने हासिल किया था 3,55,556 प्लस अभी हमने डेटर्स निकाले हैं 2,80,548 रुपीज। इन दोनों का पहले एडिशन करना है, उसके बाद इसमें से लेस करना है। अगर एडिशन करेंगे तो वहां आएगा 6,36,104 रुपीज। तो 8,47,305 में से अगर हम 6,36,104 रुपीज को लेस करेंगे तो हमें कैश मिलेगी 2,11,201 रुपीज। अब यहाँ पे हमने जो हमारी गिवन हिंट थी उसके आधार पर और हमने कैलकुलेट किए हुए आधार पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और कैश का कैलकुलेशन किया। अब बैलेंस शीट को जब हमें पूरा करना है तो उस बैलेंस शीट को पूरा करते वक्त हमने एक चीज पहले ही ध्यान में ला ली कि जो लायबिलिटी साइड है वो हमारी पूरी हो चुकी है, और असेट साइड में से अब हमने फिक्स असेट की अगर अमाउंट छोड़े तो बाकी की सभी अमाउंट्स को यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। तो लायबिलिटी साइड और असेट साइड इक्वल होती है बैलेंस शीट की। तो इक्वल करने के लिए जितनी अमाउंट वहां पे कम जा रही है वो ही अमाउंट हमारा फिक्स असेट का अमाउंट होगा, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से। जो बैलेंसिंग करने के लिए जितना फिगर वहां पे कम आ रहा है वो ही फिक्स असेट है। मतलब यहाँ पे अगर एक ही ऐसा कोई पद रह जाता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही और हम हमारे कैलकुलेशन का आधार लेके और गिवन हिंट का आधार
बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से। तो अब इजीली हमारी बैलेंस शीट या जो हमारा फाइनल आंसर है वो यहाँ पे हम बना सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज या हर आइटम जो उस बैलेंस शीट को पूरा करने के लिए या बैलेंसिंग करने के लिए चाहिए वो हमने यहाँ पे बना लिया है। तो यहाँ लिखेंगे प्रो फार्मा ऑफ बैलेंस शीट। अब यहाँ आप अच्छे से बढ़िया नाम भी लिख सकते हो, जो भी आपको कंपनी का नाम दिया हुआ है वो। उसमें मैं यहाँ केवल लिखूंगी बैलेंस शीट का एक ढांचा बनाऊंगी, लेकिन जब आपको आपके कॉपी में वो लिखना है तो आप अच्छे तरीके से भी उसको लिख सकते हो। प्रो फार्मा ऑफ बैलेंस शीट की जगह आप यहाँ पे कंपनी का नाम भी डाल सकते हो कि ये किस कंपनी की बैलेंस शीट है। ठीक है, तो इधर आएगा लायबिलिटीज, इधर आएगा रुपीज, असेट्स और रुपीज। अब क्या करना है, सरलता से जो हमारी अमाउंट हमने कैलकुलेट की है बस वहां पे डाल दे जाएंगे। तो सबसे पहला कैलकुलेशन, और ये ढांचा हमें ऑलरेडी एग्जांपल में बना के दिया हुआ है। नेटवर्थ की वैल्यू हमारे पास थी 6,95,652। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमने अभी अभी कैलकुलेट की, इसकी अमाउंट हमें मिली 2,29,565। उसके बाद करंट लायबिलिटीज अगर हम यहाँ लिखेंगे, जो कि हमारा लायबिलिटी साइड में हमारा एग्जांपल मांग कर रहा है कि हम लायबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करें, करंट और लॉन्ग टर्म वाली, या आप इसको इनर कॉलम में लिख के यहाँ पे एक हेड बना सकते हैं टोटल लायबिलिटीज, जो कि हमारा कैलकुलेशन भी है, तो वैसा भी आप कर सकते हो, या ये भी प्रक्रिया में आपने लिखा क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की अमाउंट और करंट लायबिलिटीज की अमाउंट 2,92,174, और अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 12,17,391 हमारी लायबिलिटी साइड आ रही है। अब उसके बाद सबसे पहला आइटम असेट साइड में दिया हुआ है फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट हमने अभी तक का कैलकुलेट हम नहीं कर पाए, तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके नीचे यहाँ लिखेंगे हेड करंट असेट्स। करंट असेट में कौन कौन सी असेट थी, सबसे पहली स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू है 2,11,201 रुपीज। उसके बाद डेटर्स 3,55,556 रुपीज, और कैश जो हमने कैलकुलेट की वर्किंग नोट का आधार लेके, तो इसकी अमाउंट बनी 2,80,548। इसका टोटल, जैसा मैंने आपको लायबिलिटीज के लिए अभी बताया था वैसा ही हम करंट असेट में कर रहे हैं, तो इसकी टोटल आई 8,47,305 रुपीज। और असेट साइड की भी टोटल अब हमारे बैलेंसिंग के हिसाब से कितनी आनी चाहिए, 12,17,391 रुपीज। तो 12,17,391 रुपीज में से अगर हम 8,47,305 रुपीज को लेस करेंगे तो हमें यहाँ बैलेंसिंग फिगर से, मतलब हमने बैलेंसिंग करने के लिए जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया, उस बैलेंसिंग फिगर से हमें फिक्स असेट की अमाउंट मिली 3,70,086 रुपीज, और अब यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का रिवर्स रेशो का पहला एग्जांपल था, जिसमें हमने गिवन जो भी हमें रेशोज का कैलकुलेशन यहाँ दिया हुआ है, उस रेशोज के कैलकुलेशन के आधार पे जो मेन या बेस होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और जो आइटम्स का कैलकुलेशन होता है उसको करने की प्रक्रिया देखी, और उसके बाद बैलेंस शीट का यहाँ पे प्रो फॉर्मा तैयार किया। जब तक का मेरा नेक्स्ट वीडियो ना आए तब तक का ये नई थोड़ा हमारे लिए टर्म थी, तो आपको ये समझते रहना है, पढ़ते रहना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।